पहला क्वेश्चन सीधा आपके सामने है और आगे बढ़ते हैं। G7 का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ग्रुप ऑफ 7 जो संगठन है इसका 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जी बिल्कुल, आंसर है बी, ब्रिटेन से। G7 का 47वां शिखर सम्मेलन अगर हम इसकी बात करें तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मेजबानी में, ध्यान दीजिएगा, स्थान है ब्रिटेन का कॉर्नवाल, वहाँ पर 13 जून 2021 के मध्य संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जो नाम मैं लेने वाला हूँ ये नाम महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न में आ सकते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रों, जर्मनी चांसलर एंजेला मर्केल जो कि अब बदल चुकी है, इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, और इसमें यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी शामिल हुए थे, और वहीं यूरोपीय परिषद के जो वर्तमान अध्यक्ष है चार्ल्स मिशेल वो भी शामिल हुए थे। इसमें जर्मनी का जो चांसलर है एंजेला मर्केल वो चेंज हो चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, G7 समिट इसमें शामिल हुए ये राष्ट्राध्यक्ष। हर साल आप देखेंगे कि G7 या G8 के जो ग्रुप्स ऑफ 7 या ग्रुप्स ऑफ 8 है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डेर लेयन, और इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल चार्ल्स माइकल, ये महत्वपूर्ण है। चलिए, G7 का 48वां यानी कि अगला जो शिखर सम्मेलन है, ठीक, वह 2020 में जर्मनी में होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। कनाडा से प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो आए थे, यूके से बोरिस जॉनसन आए थे, यूएसए से जो बाइडेन थे, फ्रांस से एमेनुअल मैक्रों थे, इटली में मारियो ड्रैगी थे, जापान में फुमियो किशिदा थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जर्मनी में ओलाफ शोल्ज, ठीक, फ्रांस में एमेनुअल मैक्रों, ठीक, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन से उर्सुला वॉन डेर लेयन तथा चार्ल्स माइकल। ओलाफ शोल्ज आ गए जर्मनी में, ठीक। किस तिथि से भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रमुख अंग, ध्यान दीजिएगा, किस तिथि से संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रमुख आर्थिक और सामाजिक परिषद दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसोक का सदस्य चुना गया? जी, इकोसोक पिछले 1-1.5 साल में चर्चा में रहा है, लगभग 4 से 5 बार मैं इसको न्यूज़ में देखा है। इकोसोक अगर आप देखेंगे तो भारत इसका सदस्य चुना जाएगा जून 2021 में, ठीक है, जून 2000, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आंसर लगाया हुआ है वो मिसप्रिंट है, 1 जनवरी 2022 बी होना चाहिए आंसर, इधर ध्यान दीजिए। जून 2021 में लिए गए निर्णय से 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक इसकी सदस्यता रहने वाली है, बहुत अच्छी बात है, इकोसोक का सदस्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि भूषण द्वारा, जी बिल्कुल सही बात है, कवि भूषण द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है? 4 ऑप्शन है, कुमकुम, आपलक, छत्रसाल दशक और भूत के पांव पीछे। कवि भूषण की रचना तेजतम अंश पर कान्हा, जिमिक अंश पर यूं मलिच वंश पर शेर शिवराज है, ये है भूषण कवि। छत्रसाल दशक, कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी अगर आप देखेंगे, कवि भूषण के बारे में देख लीजिए, इनका उपनाम है जटाशंकर या पूरा नाम था, रीतिकालीन कवि है, वीर प्रधान है। भूषण को चित्रकूट के राजा इंद्रदेव द्वारा भूषण की उपाधि दी गई थी। भूषण राजा छत्रसाल के भी समकालीन रहे, छत्रसाल के दरबार में भी रहे। भूषण की प्रमुख रचनाओं में शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा और छंदमाला शामिल है। बेकअप क्या होता है? जी, कंप्यूटर शब्दावली में चल रहे हैं हम लोग। जी, बेकअप क्या होता है? मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल सही बात है। सामान्यतः हम हार्ड डिस्क या गूगल का जो स्टोरेज एरिया है उसका यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी अवंतीबाई से किस अंग्रेज सेनापति ने युद्ध किया था? जी, रानी अवंतीबाई से युद्ध करने वाला, जनरली हमारे दिमाग में झांसी की रानी कूदती है और फिर हम कर्नल यूरोस की तरफ जाते हैं, ये अवंतीबाई है, रानी अवंतीबाई, और आंसर मिलेगा कर्नल वार्डन। अंग्रेज सेनापति कर्नल वार्डन से युद्ध हुआ था अवंतीबाई का, ध्यान दीजिएगा। रायगढ़ रियासत की रानी रही अवंतीबाई ने कर्नल वार्डन के विरुद्ध युद्ध किया था 1858 के युद्ध में। अवंतीबाई और उनकी अंगरक्षिका
गिरधारी बाई ने आत्महत्या कर ली थी जब उनको पकड़े जाने की संभावना व्यक्त हुई थी। गिरधारी बाई और अवंती बाई, और उधर रानी लक्ष्मीबाई और, हाँ जी, लॉक जॉ किस रोग से संबंधित है जिसमें ऐसा लगता है कि हमारा जबड़ा जाम हो गया है, कुछ बात ही नहीं कर पा रहे हम लोग? आंसर है टिटनेस। लॉक जॉ की समस्या जो है वो टिटनेस से जुड़ी हुई है। टिटनेस को धनुष टंकार भी कहा जाता है बेटा, करेक्ट करना। लॉक जॉ जिसके अंतर्गत हमारे जो जबड़े हैं वो जाम हो जाते हैं। बाकी डिटेल दे रखी है, एक बार देख लीजिएगा। जीवाणु जनित रोग है ये, है ना। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है, ये ध्यान दीजिएगा, धनुष्टंकार, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। साइलोमेलिन, अगला प्रश्न है, साइलोमेलिन तथा ब्रोमाइड किसके प्रमुख अयस्क हैं? जी, साइलोब्रोमिन और ब्रोमाइड को अगर हम परिशुद्ध करेंगे तो उससे आपको क्या मिलेगा? आंसर है डी, मैग्नीज मिलेगा। सही बात है, इसको भी सही करना बेटा, है ना। आंसर है डी, मैग्नीज मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन की अगर हम बात करें तो देश में प्रथम स्थान पर आता है। सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन हमारे देश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। मैग्नीज के संदर्भ में अगर बात करें तो ये काले रंग का एक खनिज है, भस्म के रूप में दिखता है। धारवाड़ क्रम की अवसादी चट्टानों में देखने को मिलेगा। मैग्नीज अगर आपको देखना है तो आपको बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में जाना पड़ेगा। बालाघाट में विशेषकर मखेली, बरवेली, तरोड़ी, भरवेली, नेमा, रामवा, सेलवा ये प्रमुख खदानें हैं। वहीं छिंदवाड़ा जिले में गोवारी, बधाना, हुटकुम, सीतापुर तथा कुछ अन्य मैग्नीज खदानें हैं। मैग्नीज का उत्पादन करने के पश्चात हम निर्माण उद्योग में लोहा तथा कुछ अन्य मिश्र धातु बनाने में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किन समाचार पत्र पत्रिकाओं में से एक में कार्य नहीं किया गया था? जी, 3 है जिससे वो जुड़े रहे, एक है उससे वो जुड़े नहीं रहे। राष्ट्रधर्म, स्वदेश तथा वीर अर्जुन, ये 3 ऐसी पत्र पत्रिकाएं हैं जिससे अटल बिहारी वाजपेयी जुड़े रहे। ध्यान दीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी मूलतः ग्वालियर से रहे हैं, ठीक, इनका निधन भी हो चुका है पहले। अटल जी ने राष्ट्रधर्म मासिक पत्रिका, इसके अलावा पांचजन्य साप्ताहिक पत्रिका, स्वदेश और वीर अर्जुन, इन समाचार पत्र पत्रिकाओं का संचालन किया है। भारत रत्न 2015, पद्म भूषण 1992 में दे रखे हैं। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने 5 साल पूरे किए, उससे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, परंतु 5 साल पूरे नहीं कर पाए थे। 1977 में जब मोरारजी देसाई सरकार थी तब ये विदेश मंत्री बने थे और वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में जब प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो हिंदी में भाषण दिया था। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले, शराब पर रोक लगाने वाला पहला मुगल शासक कौन था? किसने कहा था कि भैया शराब को बंद कर दें? क्वेश्चन नंबर 409, जहांगीर। क्या बात। हुमायूं के बारे में तो कहा जाता था कि 1 नंबर का अफीमची हुआ करता था, ठीक। शराब पर रोक लगाने वाला पहला मुगल बादशाह हमारा जहांगीर था। जहांगीर के समय चित्रकला चरमोत्कर्ष पर पहुंची, चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है और इसने अपने शासनकाल में एक सोने की जंजीर लगवाई थी महल से लगी हुई, ताकि अगर किसी को भी न्याय मांगना है तो इस जंजीर से बंधा हुए घंटे को बजाए और न्याय प्राप्त करें। आगे बढ़ते हैं। डीपीटी वैक्सीन मनुष्य को किस रोग से बचाने के लिए प्रयोग की जाती है? अगर आपने डीपीटी वैक्सीन दिलवा दी है तो आपको कौन कौन से रोग नहीं होंगे? जी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। जी, आंसर है डी। जी, बढ़िया है। डीपीटी वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जिसके माध्यम से आप डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, ठीक, और पर्टुसिस को आप काली खांसी भी बोलते हैं। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, ये 3 समस्याओं से दूर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जी, 2 प्रोग्राम एक साथ जब चल रहे हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग या टाइम शेयरिंग? जी, 4 ऑप्शन है आपके सामने।
मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया जहां पर आप एक से अधिक सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से कार्य कर सकते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग एक ही समय में हो सकती है उसे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। दूसरा है मल्टीटास्किंग, ठीक, एक समय में एक से अधिक कार्य करना, मल्टीटास्किंग। मल्टी प्रोग्रामिंग, यह माइक्रो प्रोसेसर्स में प्रयोग किया जाता है। यह एक टास्क कार्य को प्रोग्राम में बांटता है तथा एक ही समय में एक से अधिक प्रोग्राम को पूरा करता है। टाइम शेयरिंग, इसमें कार्य को अलग अलग टाइम स्लॉट्स में बांट दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईमेल है, हाँ जी, ईमेल को आप क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन है आपके सामने, A, B, C और D। एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है, दूसरा इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है। ऑप्शन सी, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ भेजना। और ऑप्शन डी, एक रियल टाइम कन्वर्सेशन। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ भेजना, दैट इज ईमेल। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट किस जिले में मिलेगा? ग्रेफाइट अगर आपको ढूंढना है तो कहाँ जाएंगे? मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट किस जिले में पहुंचेगा? हाँ जी, बैतूल में, बिल्कुल सही बात है। ग्रेफाइट अगर आपको ढूंढना है तो आपको बैतूल जाना पड़ेगा। और ग्रेफाइट का अनुप्रयोग भी पूछा जाता है। ग्रेफाइट का अपर रूप है बेसिकली पेंसिल, बैटरी तथा पेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमकालीन चेर शासकों ने अपने, ध्यान दीजिए, अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया है? संगम काल 300 BC से लेकर 300 AD के मध्य माना जाता है। और इस समय चोल, चेर, पांड्य 3 राज्य हुआ करते थे। और यहाँ पर पांड्य शासकों के अंतर्गत 3 संगम या 3 साहित्यिक सम्मेलन हुए। और यहाँ पर किस भाषा का प्रयोग हुआ, ये महत्वपूर्ण है। आंसर है तमिल लिटरेचर। 4 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, उसमें तमिल भी शामिल है। 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 AD के बीच में तमिल काल माना जाता है, ठीक। और ये तमिल भाषा का स्वर्ण काल भी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 415, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जी, आंसर आ गया आपका, बिहार हो गया क्या? बिहार से पहले अगर मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल हुआ करता था 2001 की जनगणना में। 2000 जनगणना का कार्य जारी है और नेक्स्ट जनगणना के आंकड़े आने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब भी जनगणना होने वाली थी उसके 2 साल पहले तक पेपर्स बनते हैं और क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में जनगणना संबंधित। भारत का जनगणना घनत्व 382 प्रति व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर पूछा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश मिलेगा आपको, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक घनत्व, जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो भोपाल है, 885 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक। और उसके बाद मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडोरी, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये एक स्लाइड से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। चलिए, सत्य कथन का चयन कर लीजिए जो सही है। माहे केरल राज्य में स्थित है, यमन तमिलनाडु राज्य में स्थित है, पौंडीचेरी कर्नाटक राज्य में स्थित है, कराईकल आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। जी, बेसिक ज्योग्राफी है ये, पहला टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में तो काम हो जाएगा, ठीक। माहे को आप देखेंगे तो केरल राज्य में मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी के बारे में चर्चा कर ली। सबसे पहली बात, पौंडीचेरी जो है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। पहला यमन आंध्र प्रदेश में, दूसरा कराईकल तमिलनाडु में और तीसरा माहे केरल में। ये देख लीजिए जरा, यमन, पौंडीचेरी आंध्र प्रदेश में, दूसरे के बाद में फिर आपको यहाँ दिखाई देगा तमिलनाडु क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो माहे, कारेकाल और यनम, ये 3 को मिलाकर हम कहते हैं कि भैया पौंडीचेरी क्षेत्र है। चूना पत्थर, ध्यान दीजिएगा, चूना पत्थर का वह स्तंभ जो गुफा की छत से नीचे लटकता हुआ है क्या कहलाता है? ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। कंदराओं में चूने के युक्त जल युक्त से जो नीचे लटकती हुई
ये जो संरचनाएं हैं जो आप देख पा रहे हैं, ये है स्टेटलाइट, है ना। ये जो संरचना है ये स्टेटलाइट कहलाती है, और दूसरे प्रकार की जो संरचना है वो स्टेगमाइट कहलाती है, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ आपको दिखाई देती है, ठीक। और जब कभी स्थितियां बनती हैं ऊपर और नीचे वाली संरचनाएं मिल जाती है तो इनको कंदरा स्तंभ कहते हैं। बेसिक जानकारी है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ये कंदरा स्तंभ बन गया है पूरा का पूरा, ऊपर और नीचे की संरचनाएं मिल गई है। भारत में देहरादून के दक्षिण पश्चिम, बिहार में, छत्तीसगढ़ में इस तरह की संरचनाएं देखने को मिल जाती है। निम्न में से टंट्या भील, जी, निम्न में से टंट्या भील का संबंध किस स्थान से है? पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़, बुरहानपुर, बरवानी। बहुत ही क्लोज क्वेश्चन है ये, है ना। टंट्या भील पिछली बार भी पूछे गए, एग्जैक्ट आंसर करना है जी। आंसर क्या मिलेगा आपको? पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र। टंट्या भील का जो जन्म है वो पश्चिमी निमाड़ के वीरी गांव में हुआ था। टंट्या भील बहुत फेमस है, आप सभी जानते हैं, इंडियन रॉबिन हुड है। 1857 की क्रांति में सहभागिता की थी भील जनजाति के नेता। स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1920 ईस्वी में सागर के रातून में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1920 में सागर के रातून में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, कसाईखाना आंदोलन या लाल सेना आंदोलन? जी, बस यही नाम पूछेंगे डायरेक्ट। आंसर है कसाईखाना आंदोलन, सी। 1920 में सागौर के रातौन में कसाईखाना आंदोलन, और उससे जुड़े हुए थे हमारे माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा। भोपाल की प्रथम मुस्लिम शासिका, भारत की प्रथम भोपाल की प्रथम मुस्लिम शासिका निम्नलिखित में से कौन थी? ये ऑप्शन है आपके सामने 4, कुदसिया बेगम, शाहजहां बेगम, नूरजहां बेगम या गौहरजान बेगम। जी, बहुत बढ़िया, आंसर करते रहिए आप लोग, है ना। मैं आपके आंसर्स देख भी रहा हूँ, परंतु मेरा ज़्यादा ध्यान है कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस में सॉल्व करा सकूँ। मैराथन क्लासेस का ये जो सेगमेंट है इसको इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। भोपाल की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कुदसिया बेगम, कार्यकाल इनका 1819 से 1837। भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके अलावा भोपाल में इन्होंने गौहर महल का निर्माण भी कराया है। इंटरनेट पर सर्वर से अपनी कंप्यूटर पर प्राप्त सूचना, जी, कंप्यूटर पर सर्वर से अपने कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? जी, पुलिंग, पुशिंग, डाउनलोडिंग या ट्रांसफरिंग? अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। तो सर्वर से कंप्यूटर पर करेंगे हम डाउनलोडिंग, और अपने सिस्टम से सर्वर पर अगर को भेजेंगे तो उसको अपलोडिंग कहेंगे। जी, भेज रहे हैं तो अपलोडिंग, और वहाँ से ले रहे हैं तो डाउनलोडिंग। ये तो बताइए आप लोगों को। हलाम व नोटिया जनजाति, जी, हलाम व नोटिया जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? प्रश्न यही आपके सामने, आंसर करें। हलाम व नोटिया जनजाति आपको देखने को मिलेगी त्रिपुरा राज्य में, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। हलाम तथा नोटिया जनजाति, त्रिपुरा के अलावा ये जनजाति आपको असम में भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। 2021 में चर्चा में रहा है ये क्षेत्र, भूलिएगा मत। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? जी, मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखी, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन ने लिखी, और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखी, और महाभाष्य लिखी है पतंजलि ने। पतंजलि का महाभाष्य, और पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, ना कि महाभाष्य। कालिदास की रचना है मालविका अग्निमित्रम। इसी तरह से हर्षवर्धन ने लिखी है प्रियदर्शिका, और इसी तरह से विशाखदत्त ने लिखी मुद्रा राक्षस। ठीक, पनपथा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जी, पनपथा अभ्यारण्य, पनपथा अभ्यारण्य कहाँ है? जी, 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी या डी। मोरेना, रतलाम, झाबुआ या उमरिया? पनपथा अभ्यारण्य, आंसर है उमरिया, बिल्कुल जानते हैं। पनपथा अभ्यारण्य उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत अच्छी बात है। 1983 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया था, और लगभग 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है उमरिया में पनपथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जी, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन से हैं? ये आपको पता ही है कहाँ पर है। जी,
DS कोठारी, GF विलियम, चार्ल्स F व्यूकोर या PM जोसेफ। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा के प्रथम प्राचार्य M जोसेफ रहे हैं और ये संस्थान कहाँ पर है? ग्वालियर में, जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं। महारानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन, ये जो कॉलेज है कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है किंगाली समझौता। जी, समझौता किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा से, ओजोन परत संरक्षण से, ग्रीन हाउस उत्सर्जन से या डी उपरोक्त सभी? किंगाली समझौता बिल्कुल सही बात है। आंसर मिलेगा आपको ग्रीन हाउस रोकथाम के संदर्भ में। वर्ष 2016 में विश्व के 197 देश अफ्रीकी देश रवांडा की राजधानी किंगाली में एकत्रित हुए और उन्होंने यह समझौता किया कि 2045 तक हम ग्रीन हाउस गैसों को पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही एक भाग मान सकते हैं आप इसको। 1 जनवरी 2019 से यह समझौता लागू हुआ है, ठीक। और जिसने ये समझौता हस्ताक्षरित किया है उनकी शर्तों को मानने वाले वो कानूनी रूप से बाध्यकारी। 1 जनवरी 2019 से लागू हो गया है। दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत संरक्षण के लिए किया गया है। ये 16 सितंबर 1987 को कनाडा के एक शहर मॉन्ट्रियल में 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ। ये भी पूछा गया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में और लागू है 1989 में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किसने लिखा था कि इस निर्माण से इनकार करना कठिन है? निर्णय इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। जी, रमेश चंद्र मजूमदार। पिछले साल MPPSC ने यही प्रश्न अलग तरीके से पूछा था, यही प्रश्न पूछा था। आंसर है RC मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार। RC मजूमदार ने अपनी पुस्तक सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में 1857 की क्रांति के संदर्भ में कहा था कि यह जो तो स्वतंत्रता संघर्ष है, इसको पहला स्वतंत्रता संघर्ष कहना संभव नहीं है, क्योंकि उस समय राष्ट्रवाद अपने प्रारंभिक अवस्था में था। तो जिस राष्ट्र की कल्पना हम कर रहे हैं, जिस राष्ट्रवाद की हम बात कर रहे हैं, वो अस्तित्व में नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही अस्तित्व में नहीं है, तो हम उसको राष्ट्रीय आंदोलन कैसे कह सकते हैं? ये RC मजूमदार का कहना था। और इसी बात को आगे कुछ अन्य इतिहासकारों ने भी कहा, जैसे कि SN सेन। ये दोनों नाम महत्वपूर्ण हैं, ये दोनों नाम ही पिछली बार पूछे गए थे कि किसने कहा था कि राष्ट्रवाद संभव नहीं है, बल्कि राष्ट्रवाद अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। तो मूलतः मजूमदार जी थे और साथ ही साथ हाँ में हाँ मिलाई थी SN सेन महोदय ने, ठीक। ये प्रश्न पिछले साल देख लीजिए। इसके अलावा VD सावरकर है, उन्होंने कहा था कि भैया यह इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। 1857 की क्रांति को उन्होंने अपना पहला स्वतंत्रता संघर्ष कहा था। और वहीं सर सैयद अहमद खान है, जो कि उस समय सदर अमीन के पद पे हुआ करते थे 1857 के समय, उन्होंने 1857 की क्रांति को एक सैन्य विद्रोह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। कायकालूर खनिज तेल, जी, कायकालूर खनिज तेल किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? बेसिकली खदान है ये, या माइनिंग एरिया है। कायकालूर खनिज तेल माइनिंग एरिया किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? जी, आंसर बिल्कुल सही है आपका। कृष्णा तथा कावेरी नदी घाटी क्षेत्र में आपको कायकालूर जो खनिज तेल क्षेत्र है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सिमलीपाल अभ्यारण्य, नोकरेक, दिहांग देबांग और अगस्तमलाई। एक एक करके बात करते हैं। सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है वो आपको उड़ीसा में मिलेगा, ना कि असम में। सबसे पहली बात तो ये, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा, असम। इसके बाद में अगला नोकरेक अभ्यारण्य, आपको मिलेगा मेघालय में। ये है मेघालय, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मिलेगा नोकरेक यहाँ पे, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दिहांग देबांग मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। ये है अरुणाचल प्रदेश और ये है दिहांग देबांग क्षेत्र, ठीक। इसके बाद में अगस्तमलाई, ये मिलेगा आपको केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में। तो हम आ जाते हैं अगस्तमलाई, ये मिलेगा केरल तथा तमिलनाडु के बॉर्डर पर, ठीक। चलिए, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, जी, ये पुस्तक किसने लिखी थी? गोखले मेरे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु, ये किसने कहा था?
मोहनदास करमचंद गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, सी आर दास और शौकत अली। जी, आंसर है मोहनदास गांधी, बिल्कुल। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी, उन्होंने लिखा था गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये उनकी पुस्तक है। मजेदार बात है कि मोहम्मद अली जिन्ना भी गोखले को अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के गुरु गोखले साहब, और गोखले साहब जो है एमजी रानाडे को अपना गुरु मानते थे। निम्नलिखित जल डमरू मध्यमा से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। फ्रांस और यूके को जोड़ने वाली जो सुरंग है वो कौन सी है, यही प्रश्न है। जी, आंसर है सी, डोवर जल डमरू मध्य। इंग्लिश चैनल और ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ने वाली चीज़ है ये, जो कि आपको यहाँ दिख रही है, स्ट्रेट ऑफ डोवर। ये आ गया फ्रांस और ये हो गया इंग्लैंड। ठीक, जल संधि क्या होती है ये भी बता दिया है। अगला, जैव उपचारण या बायो रेमेडिएशन क्या होता है। जी, 4 ऑप्शन आपके सामने। जैव उपचारण और बायो रेमेडिएशन क्या होता है। जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। इसी पर सहमति बन रही है सभी लोगों की, तो हम भी इसी पे चले जाते हैं। जीवों द्वारा पर्यावरण संरक्षण करना, ठीक है, बायो रेमेडिएशन कहलाता है। चलिए, पूरी प्रक्रिया को एक्सप्लेन किया है, आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। क्रायोजेनिक ताप से आशय है इस डिग्री से नीचे वाला टेम्परेचर। ये टेम्परेचर कौन सा है। 433, क्वेश्चन नंबर 433 का आंसर बताएं आप लोग। ठीक है, आंसर मिलेगा -150 डिग्री से कम। क्रायोजेनिक्स निम्न तापिकी है ना, वह शाखा जो अत्यधिक निम्न ताप पर काम कर रही है। क्रायोजेनिक इंजन या आईसीबीएम के लिए आपको ये चाहिए, ठीक है, -150 डिग्री से नीचे। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट स्टेप क्या है। जी, बूट स्टेप क्या है यही बताना है आपको। बूट स्टेप 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 434, 434। जी, आंसर करें। ठीक। अन्य आंकड़ों तथा प्रोग्राम को लोड करने वाला एक लघु प्रोग्राम जो कि रैम से एग्जीक्यूट हो जाता है, दैट इज बूटस्ट्रैप। बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं। नव बंगाल चित्रकला शैली के प्रवर्तक कौन है, या यूं कहें कि आधुनिक चित्रकला शैली के जनक कौन है भारत में। आंसर मिल जाएगा आपको। अच्छा, कुछ बच्चे रविन्द्रनाथ टैगोर बता रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर अगर चित्रकारी करेंगे तो फिर लिखेगा कौन। आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर आधुनिक चित्रकला शैली या नव बंगाल चित्रकला शैली, भारतीय चित्रकला या आधुनिक चित्रकला के पितामह और नव बंगाल शैली के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर। यार्डांग निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्थलाकृति है। वायु द्वारा निर्मित है, नदी द्वारा निर्मित है, हिमनद है या भूमिगत जल निर्मित है। बताएं यार्डांग। ध्यान आया आपको, बिल्कुल सही बात है, वायु निर्मित स्थलाकृति है यार्डांग। ये आंसर है ए, बेटा इसको करना है ना। यार्डांग वायु द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है। यार्डांग इस तरह का दिखाई देगा। हवाएं जिस तरफ आगे चलेंगी तो ये पूरा का पूरा कटाव होता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थलाकृतियाँ जो वायु द्वारा निर्मित होती है वो है वातगर्त, छत्रक, शेल, जूजेन, ड्राई काउंटर, इंसेलबर्ग और बरखान, ठीक। अगला, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। दलहन शोध संस्थान राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर है। उसी तरह से भारतीय दलहन शोध संस्थान आपको कहाँ मिलेगा। जी, सही बात है, आंसर है मिलेगा आपको कानपुर में। कुछ अन्य संस्थान में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। ये हमारा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, ठीक है। उनका एड्रेस भी दे रखा है, जाना है तो चले जाइएगा। और इसके अलावा कुछ अन्य इंस्टीट्यूट जो कि नेशनल लेवल पर हैं उसको मैप पर दर्शाया गया है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संभावित है इससे।
ईश्वरी मध्य प्रदेश के, ध्यान दीजिएगा, ईश्वरी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के साहित्यकार कवि हैं? साहित्यिक कवि हैं ईश्वरी। आंसर है बुंदेलखंड के लोक साहित्यकार है ईश्वरी। इनके द्वारा रचित है फागे। ठीक है, ईश्वरी का पूरा नाम ईश्वरी प्रसाद तिवारी है, महाकवि ईश्वरी, बुंदेलखंड क्षेत्र। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई गई है? कौन सा ऐसा धार्मिक समूह है जहां पर साक्षरता दर सर्वाधिक है? बच्चे बी और सी दोनों बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी भी बता रहे हैं। बाबा रे बाबा, आंसर है जैन संप्रदाय। ये देखिए, जैन संप्रदाय में साक्षरता दर है 94.9%, लगभग 95%। ईसाई में देखेंगे 84.5, लगभग 85%। हिंदू 73.3, सिख 75.4%। ये सर्वाधिक वाले मामले हैं ना। मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? हलवा प्रश्न आ गया है, बता दीजिए आंसर। जी हाँ जी, परंतु उसका नाम अलग मिलेगा आपको। कटक में भी चावल अनुसंधान संस्थान है, उसका नाम एक बार देख लीजिएगा बस। आंसर आ गया आपका फाइकस बेंगलेसिस, बिल्कुल सही बात है। फाइकस बेंगलेसिस हो गया हमारा राजकीय वृक्ष, दैट इज बरगद। ठीक, राजकीय पक्षी हो गया दूधराज, जिसको हम बोलते हैं पैराडाइज फ्लाई कैचर। हाँ बेटा, कटक बता चुका हूँ मैं। मध्य प्रदेश की राज्य मछली है महाशीर, जिसको हम टोरा प्यूटीटोरा बोलते हैं, टोरा या प्यूटीटोरा। उसके बाद में मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, जिसका जैव वैज्ञानिक नाम है रूसवर्स डू वाउसेली, रूसवर्स डू वाउसेली। बाबा रे बाबा। भारत का बिस्मार्क कौन है भैया, बता दीजिए फटाफट। जिस तरह से जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान था, उसी तरह से भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान रहा है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। इसके अलावा इनको लौह पुरुष भी कहते हैं भैया, तो लोहे के इंसान है, ध्यान रखिएगा। आईसीटी का पूर्ण फॉर्म क्या है? जी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बात करें, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज आईसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा 9M730 ब्रोवेंस्टिक क्या है, जिसे स्काई फॉल के नाम से भी जाना जाता है? स्काई फॉल बेसिकली क्या है, यही प्रश्न है आपके सामने। ठीक, आंसर किया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। रूस द्वारा विकसित की गई एक परमाणु मिसाइल, स्काई फॉल बोल रहे हैं इसको, न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल ब्रोवेंस्टिक, जिसको हम स्काई फॉल बोल रहे हैं, और ये बड़ी ही खतरनाक मानी जा रही है। ठीक है, इसको टेक्निकल भाषा में 9M730 ब्रोवेंस्टिक कह रहे हैं, रशियन न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल, दैट इज स्काई फॉल। गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी 1908 में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक है। हाँ जी, चलिए, गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है किसने? 1908 में बाल गंगाधर तिलक को सूरत की विभाजन के पश्चात में भेज दिया गया था। कहाँ पर? मांडले जेल। वहीं बैठकर इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक गीता रहस्य। चलिए, इसके अलावा एक और पुस्तक लिखी थी उन्होंने, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। अगला, मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई? ये बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, जो कि आया हुआ है 1995 में। ठीक, दूसरी नई खनिज नीति जो थी वो लागू हो गई थी 2010 से, अब यही चल रहा है। और मध्य प्रदेश खनिज निगम आपको पता ही है 19 जनवरी 1962 से काम कर रहा है। अगला प्रश्न जो कि थोड़ा सा कोटेशन बेस्ड है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। ये कथन किसका है? व्हाइट मैन बर्डनशिप थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन कर रही थी कि भारत में ब्रिटिश लोग भारत का उद्धार करने आए हैं, ईश्वर ने उन्हें यह दायित्व सौंपा है, सभी श्वेत लोगों को। परंतु ध्यान दीजिएगा, सच्चिदानंद जी सिन्हा कहते हैं कि भैया जो व्हाइट मैन बर्डनशिप बता रहे हैं, बेसिकली BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कहते हैं वही काम करते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा है
कि ये सब कहने सुनने की बातें हैं, कोई विशेष मतलब नहीं है इन चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? हाँ जी, फिनॉल को अगर आप देखना है, मुझे नहीं पता है आंसर इसका, वो है बेकेलॉइड। अच्छा, बेकेलॉइड सिंथेटिक घटकों से बना एक पहला प्लास्टिक था। यह एक थर्मोस्टेट फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रॉल है, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फिनोल के संक्षेपण प्रतिक्रिया से बनता है। हे भगवान, वाह रे वाह। क्योडो किस, अगला प्रश्न, क्योडो किस देश की समाचार एजेंसी है? ये तो पता है आप लोगों को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 448, क्योडो किस देश की समाचार एजेंसी है? बिल्कुल सही बात है, आंसर है जापान। इसी बात पर कुछ समाचार एजेंसियों की बात हो जाए, जैसे भारत की समाचार भारती, पीटीआई तथा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई हो गया, और यूनिवार्ता भी। चीन की शिन्हुआ, जापान की क्योडो, मलेशिया की बरनामा, इजराइल की इतिम। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों पर बात हो जाती है। इन्हें किस शैली में निर्मित करवाया गया है? पता ही आपको, आंसर 449 नागर शैली, उत्तर है आपका नागर शैली में निर्मित है। चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था, है ना। और 1986 में खजुराहो के मंदिरों को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर देने की बात कही गई है? कि भैया चाहे जितने मंत्री नहीं बना सकते, परंतु मंत्री कितने बनाएंगे? आपकी कुल जो सदस्य संख्या है उसमें से 15। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है 91वां संविधान संशोधन। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 15% तक की सीमा लागू कर दी गई थी।